पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट चंचल के ऊपर कंबल डाल देता है, जिससे चंचल हैरान रह जाती है। मन ही मन, है क्या ये सम्राट सिंह राठौड़? पल भर में राक्षस तो पल भर में देवता। सम्राट अपने कदम बाहर की तरफ मोड़ लेता है। पीछे से चंचल ने कहा, हो क्या तुम सम्राट सिंह राठौड़? जब मुझे सजा ही देनी है तो फिर मेरी इतनी फिक्र क्यों? सम्राट के कदम वहीं रुक जाते हैं एक पल के लिए, तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोले, क्योंकि उसके दिल में उसकी फिक्र का ख्याल आया। ये बात चंचल को पता चले ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था सम्राट। वो तुरंत अपने चेहरे के भाव बदलता है और उसकी तरफ बिना देखे बोला, किसी गलत फहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी सजा के लिए कहीं तुम कमजोर ना पड़ जाओ, इसलिए। बाकी सम्राट सिंह क्या है क्या नहीं ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। इतना कहकर वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ बाहर चला जाता है। चंचल उसे ही देख रही थी और बेहद नफरत से वो अपना चेहरा फेर लेती है। चंचल के लिए कंबल लेकर आई शोभा जी बाहर छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। असल में वो जब आई, सम्राट को चंचल के लिए कंबल ले जाते हुए देखा तो वो बाहर ही रुक गई और सब देखने लगी। वो दोनों की बातें सुन चुकी थी। वो सम्राट को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन, क्या मिलता है तुझे दूसरों की नजर में खुद को बुरा बनाकर? क्यों सबको ये जताने पर तुला हुआ है कि तू बहुत बड़ा निर्दयी और पत्थर दिल है, जबकि मैं जानती हूँ तुझे अच्छे से। बस तू दिमाग से सोचने की बजाय दिल से सोचना शुरू कर दे मेरे बच्चे। फिर देखना सारा झूठ और सच तुझे अपने आप पता चल जाएगा। तेरी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो चंचल को एक नजर देखती है, जो कि अब उस कंबल में आराम से सो रही थी। चंचल का सवाल उसके जहन में घूम रहा था, हो क्या तुम सम्राट सिंह राठौड़? पल भर में राक्षस तो पल भर में देवता। शोभा जी ने चंचल को देखते हुए मन ही मन, जिस दिन तुमने सम्राट को समझ लिया ना, तो मुझे यकीन है कि तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। बस भगवान करे वो दिन जल्दी ही आ जाए। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हुई वो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर सुमेर तनु को घर छोड़ता है और फिर अपने घर चला जाता है। वो बात अलग थी कि उसके दिमाग में बस चंचल घूम रही थी। अभी तक तो मैंने तुम्हें देखा नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम सुना है और तुम्हारे नाम की कशिश मेरे सिर पर चढ़ गई है। आई एम श्योर जितना खूबसूरत तुम्हारा नाम है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा जिस्म होगा, और मुझे खूबसूरत जिस्म बेहद पसंद है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, जो कि तनु ने भेजा था, जिसमें चंचल की फोटो थी। सुमेर चंचल की फोटो देखकर एकदम से पागल सा हो जाता है। वो एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारता है और चंचल की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम तो सच में बेहद खूबसूरत हो जाने मन। ये खूबसूरती का खजाना तो सुमेर की बाहों में होना चाहिए। अब तो सम्राट के घर से तुम्हें उठाना ही होगा। ये सब सोचते हुए वो वापस गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर चला जाता है। खैर, रात गुजर जाती है, सवेरा होता है। पता नहीं ये नया सवेरा किसकी जिंदगी में क्या मोड़ लाता है। सूरज की किरणें चारों तरफ फैलने लगी थी। खिड़की से आती रोशनी चंचल के चेहरे पर पड़ती है, जो काफी था उसे नींद से जगाने के लिए। सम्राट तो रात भर घर से बाहर ही रहा, शायद तैयार कर रहा था खुद को, मजबूत कर रहा था खुद को। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि नहीं, ये गलत है, किसी और की गलती की सजा किसी और को नहीं देना चाहिए, पर दिमाग कह रहा था कि कुछ गलत नहीं है, प्यार और जंग में सब जायज है। और फिर दुश्मनी निभानी उसने शुरू की है, तूने नहीं। कुछ गलत नहीं है इसमें। दिल और दिमाग में जंग शुरू हो जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी जीत होती है दिमाग की। वो सिगरेट चलाकर अपने होठों पर रखकर कुछ गहरा सोचने लगता है और फिर
अगले ही पल वो घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ दवाइयों के नशे के कारण रात को तो समीर सो गया था, पर सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुल गई और वही सब उसके दिमाग में घूमने लगा। इतनी बड़ी गलतफहमी, वो भी मुझे लेकर। ये सब उस सुमेर की चाल होगी, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सुमेर। तेरी वजह से मेरी बहन को सम्राट उठाकर ले गया। पता नहीं वो चंचल के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। इसकी सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगा सुमेर। बेहद गुस्से से वो ये सब कुछ सोच रहा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। ठीक उसी वक्त डॉक्टर अंदर आती है और उसे देखकर समीर ने कहा, डॉक्टर कैसे भी करके बस मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना है। डॉक्टर उसके पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये देख रहे हो आप, ये जल्दी ठीक नहीं होगा। समीर ने कहा, आप समझ नहीं रही है डॉक्टर, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको सारी बात बताता हूँ। इसके बाद वो उसे सारी बात बताने लगता है। यहाँ हवेली में समीर की वजह से सब लोग परेशान थे। अब तो सबको ये लग रहा था कि सम्राट ने उसे ढूंढ कर मार तो नहीं दिया। आरती जी रसोई में चाय बना रही थी। वो मन ही मन, तेरे पाप का घड़ा अब फूटने ही वाला है रणबीर सिंह, तेरी करने का फल तो तुझे मिलकर ही रहेगा। वो चाय कप में भरती है, बाहर आंगन में बैठे रणबीर सिंह के पास जाती है। रणबीर, जो कि किसी को फोन पर डांट रहा था, तुम सब निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। कितने दिन से मैं यही बात सुन रहा हूँ कि समीर का पता चल जाएगा, हम उसे ढूंढ लेंगे, पर नतीजा क्या निकल रहा है। मुझे मेरा पोता हर हाल में सही सलामत चाहिए, सुना तुमने। इतना कहकर वो जोर से फोन वहीं पटक देता है। आरती जी उसके सामने चाय का कप रखते हुए बोली, आपकी चाय मालिक। रणबीर सिंह का सिर तो फटा जा रहा था। वो चाय का कप उठाकर होठों से लगा देता है। कितनी अजीब बात है ना मालिक, आपका पोता 4 दिन आपसे दूर क्या हुआ तो आप सबकी ये हालत हो गई। जरा उस बच्ची का सोचिए जिसे आपने हमेशा के लिए उसके माँ बाप से दूर कर दिया। आरती जी उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, बदतमीज, बदजुबान। ये कहता हुआ वो चाय का कप एक तरफ फेंक देता है और आरती जी पर हाथ उठाते हुए बोलता है, औकात में रहे अपने। पर आरती जी बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, औकात से बाहर तो तू गया है रणबीर सिंह, पर तू ये भूल गया है कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। तेरे कर्मों का भी हिसाब होगा। वो वक्त आ गया है जब तू खून की आंसू रोएगा, पर उस वक्त तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। ये कहते हुए वो उसका हाथ झटक देती है। रणबीर सिंह पूरा गुस्से से भर जाता है। वो आरती पर चिल्लाते हुए जोर से धक्का देते हुए बोला, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी, अभी निकल जा। आरती जी ने भी कहा, रहना भी कौन चाहता है तुम जैसी पापियों के साथ। मैं तो चंचल की वजह से यहाँ रुकी थी, जब वो ही यहाँ नहीं है तो फिर मेरा यहाँ क्या काम। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और अपना सामान लेकर हवेली से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही रणबीर सिंह ने कहा, ये आरती मेरा राज जानती है, इसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये सोचते हुए वो अपने आदमियों को बुलाता है और आरती जी को जान से मारने का आदेश देता है। उसके आदमी तुरंत आरती जी के पीछे लग जाते हैं। यहाँ सम्राट का घर गुस्से से भरा हुआ। सम्राट घर वापस आता है, सीधा चंचल के पास। चंचल उठ गई थी और एक कोने में बैठी थी। वो बस ये सोच रही थी कि खुद को निर्दोष कैसे साबित करेगी। इतने में सम्राट वहां पहुंच जाता है। दोनों की नजरें मिलती है, दोनों की आंखों में गुस्सा था। सम्राट चंचल की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उसके पास बैठते हुए बोला, राजकुमारियों की तरह बहुत जी चुकी हो तुम, अब एक आम लड़की की तरह जीना भी सीख लो। इतना कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ता है
उसे वापस घर की तरफ ले जाने लगता है। शोभा जी इस वक्त मंदिर गई हुई थी। चंचल ने एक शब्द तक नहीं कहा। सम्राट उसे घर के अंदर ले गया और एक झटके के साथ उसका हाथ छोड़ते हुए बिरजू को आवाज लगाता है, बिरजू, बिरजू। बिरजू भागा भागा आता है। जी भाई। सम्राट चंचल की तरफ देखते हुए बोला, आज से इस घर का सारा काम ये लड़की करेगी। सारा काम मतलब सारा काम। जब रणवीर सिंह की राजकुमारी सारे घर का काम करेगी ना, तो वो समीर को लेकर भागा भागा आएगा। पर चंचल को तो रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, राजकुमारी शब्द से उसके दिल को ठेस तो पहुंची थी, क्योंकि सच्चाई तो बस उसे ही पता था कि उसे घर में राजकुमारी बनाकर रखा जाता था या नौकरानी। वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके लिए तो ये सब आम बात थी। अपनी तरफ से तो सम्राट ने उसे बहुत बड़ी सजा दे दी थी, पर उसे क्या पता था कि चंचल को इन सब की आदत है। सम्राट चंचल को घूर रहा था, जबकि चंचल उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। साफ पता चल रहा था कि दोनों ही नफरत की आग में जल रहे थे। अब तुम किचन में खुद जाओगी या मैं तुम्हें वहां तक छोड़कर आऊं? सम्राट बहुत ही ज्यादा रूडली बोलता है। चंचल भी गुस्से से उसकी तरफ देखती है। ठीक 1 घंटे में मुझे नाश्ता रेडी चाहिए, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, और तुम इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करोगे। सम्राट बिरुजी की तरफ देखते हुए बोलता है। फिर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चंचल नजरों से उसका पीछा करती है और फिर बेहद गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है, किचन में चली जाती है। बिरजू कभी चंचल को देख रहा था तो कभी सम्राट को। मन ही मन ये दोनों एक जैसे हैं, जिद्दी और अड़ियल। ये दोनों तो मुझे ही पागल कर देंगे। ये कहता हुआ वो बाहर गार्डन में चला जाता है। चंचल किचन में जाती है। किचन साफ सुथरा था, क्योंकि सारा सामान सामने ही रखा हुआ था, तो उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। एक तरफ उसने आलू उबालने रख दिया तो दूसरी तरफ उसने आटा गूंथना शुरू कर दिया। सम्राट के शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। ठीक 1 घंटे में नाश्ता रेडी होना चाहिए, जरा सी भी देर नहीं। चंचल बड़बड़ करते हुए खुद से, जरा सी भी देर नहीं होनी चाहिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का मिनिस्टर हो, किसी मीटिंग में जाना हो, गुंडा कहीं का। बड़बड़ करते हुए वो अपना काम कर रही थी। दूसरी तरफ आरती जी रणवीर सिंह के घर से निकल तो गई थी, पर वो कहाँ जाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई था ही नहीं उनका इस दुनिया में। अपना पूरा जीवन तो उन्होंने चंचल की देखभाल में ही लगा दिया था। अब वो कहाँ जाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोच में सड़क के किनारे बस चली जा रही थी। इस बात से अनजान कि रणवीर सिंह के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। शोभा जी मंदिर पहुंच चुकी थी। वो पूजा के लिए अंदर चली गई थी। आरती जी भी चलते चलते मंदिर के करीब पहुंच चुके थे। तभी उनके कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है। देखो वो रही, पकड़ो उसे। कहीं मंदिर के अंदर घुस गया तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे। आरती जी समझ जाती है कि ये रणवीर सिंह के ही आदमी हैं और उसे मारने आए हैं। वो जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से मंदिर की ओर भागती है। तेज तेजी सीढ़ियां चढ़ रही थी, साथ साथ पीछे मुड़कर देख रही थी। सामने से शोभा जी चली आ रही थी। हड़बड़ाहट में वो उनसे टकरा जाती है, संभल नहीं पाती और सीधा सीढ़ियों से नीचे। इतने में वो आदमी भी उनके करीब पहुंच चुके थे। शोभा जी ने कहा, अरे संभल कर। वो बोल ही रहे थे कि इतने में तो आरती जी नीचे गिर जाते हैं। उनका सिर नीचे पत्थर से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। ये देखकर भीड़ जमा हो जाती है। शोभा जी भी फटाफट से उनके पास जाते हैं। रणवीर सिंह के आदमी वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी हो चुकी थी कि वो लोग चाहकर भी आरती जी के पास पहुंच नहीं पाते। इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, शोभा जी उन्हें गाड़ी में लेकर तेजी से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके थे। उन आदमियों में से एक ने कहा, भाई ये कौन थी जो आरती को अपने साथ ले गई? अच्छा मौका था, यही पत्थर से कुचल कर उसे मार देते।
अब वो मालिक को क्या बोलेंगे। दूसरे ने कहा, मालिक को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देख नहीं रहा है कितना खून बह रहा था उसके सिर से। मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचेगी, और अगर बच गई तो। पहले वाले आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो हम सब उस गाड़ी का पीछा करते हैं, देखते हैं कि उसे कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रही है, वहीं जाकर टपका देंगे उसको। चलो जल्दी से। वो सब शोभा जी के गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। यहाँ सम्राट रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकला। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, कलाई पर बंधी रोलेक्स की घड़ी, सलीके से सेट किए हुए उसके बाल। ओह, क्या पर्सनालिटी थी उसकी, गजब। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आता है, खाने की लजीज खुशबू उसके अंदर तक समा जाती है। उस सुगंध का आनंद लेते हुए उसके मुंह से अपने आप ही निकलता है, वाह। पर तभी उसे चंचल का ख्याल आता है। उसे तो ये था कि वो खाना बनाना जानती ही नहीं होगी, पर यहाँ तो खुशबू से पूरा घर महक रहा है। मना किया था बिरजू को उसकी मदद करने के लिए। वो बड़बड़ करता हुआ किचन में जाता है, ये सोच कर कि बिरजू चंचल की मदद कर रहा है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, तो नजरें जाती है किचन में अकेले काम कर रही चंचल पर। उसके शब्द वहीं अटक जाते हैं। चंचल अपने पूरे ध्यान से नाश्ता बना रही थी। सम्राट पर तो उसका ध्यान गया ही नहीं था, जबकि सम्राट का ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। चंचल ने अपने खुले बालों का जुड़ा बना लिया था, जिसके कारण उसके चेहरे पर कुछ लटें गिर रही थी, जिनमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। कंधे पर से बार बार से उसका दुपट्टा सरक रहा था, इसे वो बार बार सही कर रही थी। सम्राट तो बस एक टक उसे ही देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके आसपास लड़कियों की कोई कमी थी, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन भी था, तो ढेरों लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती थी। हर कोई उसे पाना चाहती थी, पर सम्राट की निगाहें किसी पर ठहरना तो दूर किसी की तरफ उठी भी नहीं थी। पर चंचल की तो बात ही अलग थी, उसकी सादगी की बात ही अलग थी। सम्राट की नजरें इस चेहरे पर उठी भी और ठहरी भी। वो अभी भी वहीं खड़ा बस चंचल को देख रहा था। चंचल जो कि आलू के पराठे बना रही थी। चंचल देखती है कि पराठा अच्छे से सिक गया है, वो चिमटे से उठाकर पराठे को साइड में रखने लगती है, पर चिमटा उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सम्राट होश में आता है। चंचल चिमटे को छोड़कर हाथ से ही पराठा उठाने लगती है, पर एकदम से उसकी दो उंगलियां जल जाती है। वो एकदम से चिल्ला पड़ती है। उफ! न जाने उसकी तकलीफ सम्राट को क्यों महसूस होती है। वो सब कुछ भूलकर उसके पास जाता है और लगभग उसे डांटते हुए बोला, पागल हो तुम, कोई ऐसे गर्म चीज को छूता है क्या। वो उसकी उंगली को पानी के नीचे करते हुए बोलता है, अक्ल नहीं है जरा सी तुम में। सम्राट साथ साथ उसे डांट रहा था और साथ साथ उसकी उंगलियों को पानी के नीचे कर रहा था, पर उसकी डांट कम और उसकी फिक्र ज्यादा नजर आ रही थी, जो कि चंचल भी महसूस कर पा रही थी। आरती जी के अलावा पहली बार किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी। वो हैरानी से सम्राट की तरफ देख रही थी। सम्राट तो उसके लिए एक पहेली बनता जा रहा था, कभी आग का शोला तो कभी शीतल जल सा शांत। अगले ही पल वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, अपना ध्यान में खुद रख सकती हूँ, आपको मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वापस अपने काम में लग जाती है। सम्राट तो जैसे नींद से जागा हो, वो खुद अपनी हरकत पर हैरान रह गया था। ये क्या हो गया था मुझे, उसकी तकलीफ मुझे क्यों महसूस हुई, मैं उसके लिए क्यों भागा भागा आया। ये सोचते हुए वो चंचल की तरफ देख रहा था, जो अपने काम में फिर से बिजी हो गई थी। सम्राट वापस किचन से बाहर चला गया और सीधा आरोही के पास। दूसरी तरफ शोभा जी आरती जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी। रणवीर सिंह के आदमी भी उसके पीछे ही थे। डॉक्टर आरती जी को फटाफट से अंदर ले जाते हैं।
करीब 10 मिनट के बाद रणबीर सिंह के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। इतने में डॉक्टर बाहर आकर शोभा जी के पास आकर बोली, सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनकर रणबीर सिंह के आदमी खुश होकर वहां से चले जाते हैं कि चलो, आरती तो चली गई। पर बात ये नहीं थी, वो डॉक्टर तो किसी और की बात कर रही थी, जिसे 2 दिन पहले शोभा जी ने ही एडमिट कराया था। वो कोई बूढ़ा आदमी था जो शोभा जी को सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला था, जिसकी अब मौत हो चुकी थी। पर रणबीर सिंह के आदमियों को लगा कि आरती की मौत हो गई। खैर, दूसरा डॉक्टर बाहर आता है, शोभा जी के पास आकर उसे बताता है कि आरती जी अब खतरे से बाहर है, पर ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश है। कल तक उन्हें होश आ जाएगा। कुछ देर के बाद शोभा जी भी घर के लिए निकल जाते हैं। विक्रम आरोही के कमरे से बाहर निकलता है, तब तक चंचल ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। वो कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। इतने में शोभा जी अंदर आई। भाई, क्या बात है बिरजू, आज क्या बनाया है तूने? खुशबू से पूरा घर महक रहा है। पीछे से बिरजू ने आते हुए कहा, बड़ी माँ, मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, इसने बनाया है। उसने चंचल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात पर शोभा जी सम्राट की तरफ देखती है। वो समझ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते। नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। चंचल बेटा, मुझे भी परोस दोगी? जी बड़ी माँ। ये कहते हुए वो शोभा जी को नाश्ता परोसने लगती है। सम्राट अपना नाश्ता खुद ही परोसने लगता है। मैं चाय लेकर आती हूँ, इतना कहकर चंचल चाय लेने किचन में चली जाती है। तभी रोहन अंदर आता है। वो शोभा जी को नमस्ते करता है। आओ बेटा, नाश्ता कर लो। रोहन भी खाने के लिए बैठ जाता है। वो एक निवाला खाता है तो बिरजू की तरफ देखते हुए, वाह भाई, मजा आ गया, क्या नाश्ता बनाया है आज तूने? बिरजू ने कहा, अरे नहीं रोहन भैया, ये नाश्ता मैंने नहीं, ये तो। रोहन ने बीच में ही कहा, अरे जिसने भी बनाया हो, दिल कर रहा है उसके हाथ को चूम लो। ये सुनते ही सम्राट रोहन की तरफ घुरकर देखने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर क्यों आता है ये पता नहीं। इतने में चंचल चाय लेकर आती है। सम्राट उसकी तरफ देखता है और अगले ही पल उसके कदम चंचल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगला एपिसोड होगा बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि अब होने वाली है सम्राट और चंचल के प्यार की शुरुआत। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।